इस मिट्टी का जो जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, जो वैल्यू है, ये लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि अगर जिंदगी पूरी एक किसी सब्जेक्ट के लिए, एक किसी विषय के लिए अगर पूरी समर्पित करनी है, जिंदगी भर वो काम करना है, तो उसके लिए वो एक विषय हो सकता है इस सॉइल को बचाना, इस हमारे मिट्टी को बचाना। इतनी जरूरी है मिट्टी। ये मिट्टी आई मीन पूरी जो दुनिया है उसकी माँ है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। हमारा जो जनरेशन है, हमारे जनरेशन में भी लोगों को पता नहीं कि मिट्टी की क्या अहमियत है, मिट्टी की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो अभी स्कूल में पढ़ रही है, उनको भी पता नहीं, उनको भी पढ़ाया नहीं जाता। ना उनके किताबों में ये लिखा होता है कि इस मिट्टी की क्या अहमियत है, क्यों हम इसे माँ करके बुलाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें तो ऐसी है, तो मुझे लगता है कि कितना बड़ा रोल है इस सैटरडे सेशन का, जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहिए लोगों को कि कितनी जरूरत है इस मिट्टी की। दोस्तों, मिट्टी को पूरी जो दुनिया में जितने भी जीव है, जो वनस्पति है, प्राणी है, मनुष्य ऑफ कोर्स है, ऐसे जीव जो जमीन में रहते हैं, पानी में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, सभी जीवों का, सभी जीवों की माँ, सभी जीवों की उत्पत्ति मिट्टी से होती है, ये ऐसा कहते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर कई सारी किताबें हैं जो आपको बताएगी क्यों मिट्टी को सबकी माँ कहते हैं। लेकिन ये किताब है जो अगर आप पढ़ोगे, सॉइल द मदर ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन, जो हमारे भारतीय एक लेखक है एमजी गजेरा, इन्होंने लिखी। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मिट्टी से ही सब जीवों की उत्पत्ति होती है। हर एक जीव जो आज की तारीख में इस दुनिया में है, इस धरती के ऊपर है, उसकी उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी से हुई है। उसका जो सपोर्ट जो दिया है उसको होने के लिए, वो पूरा सपोर्ट करती है ये मिट्टी। कैसे करती है, चलो देखते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो हर तरह की जो ऊर्जा है, वो सभी ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो है सूरज। मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूं, मैं मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो भी सूरज से आई है। आप जहां भी बैठे हो, जो लाइट है, पंखा ऊपर चल रहा है, या जिस मोबाइल में, जिस कंप्यूटर पे ये सब आप देख रहे हो, उसमें जो एनर्जी है वो भी सूरज से आती है। ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये पेट्रोल डीजल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ सूरज की ऊर्जा से ही तैयार हुआ है। कैसे तैयार हुआ है? तो दोस्तों, ये सूरज में जो एनर्जी है, सूरज में जो ऊर्जा है, जिसे सौर ऊर्जा हम कहते हैं, उस ऊर्जा को ये वनस्पति, ये पौधे, ये पेड़ उस सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अपना खून, अपना अन्न, अपना भोजन बनाते हैं उससे। और उन्हीं पेड़ों को खाके हमें उसी सब्जी, उसी उनको खाके ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सुबह मैंने कुछ सब्जी खाई होगी, इसलिए आज मुझे मेरे पास ये ऊर्जा है। यही बायोमास, यही पेड़ बहुत जब मृत हो जाते हैं, तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है उससे ही बनता है ये कोयला, उससे बनता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिससे ये पूरा अभी इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ ये सब चल रहा है। ये सभी जो एनर्जी, जो सौर ऊर्जा खाने में या केमिकल एनर्जी में तब्दील करने वाली जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये एक बेसिक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके वजह से पूरी दुनिया में सूरज की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये पूरी दुनिया में चली जाती है। और ये किसके माध्यम से होती है? तो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति के माध्यम से। इस वनस्पति को पूरे जो जीव है वो खाते हैं। कुछ दूसरे जीव है वो इन जीवों को खाते हैं। लेकिन हर अन्न जो फूड चेन है, उसमें हर लेवल की जो एनिमल्स है, उसमें जो ऊर्जा है वो अल्टीमेटली सूरज से ही आती है। लेकिन कौन है जो इस पौधों को, इस वनस्पति को उत्पत्ति देता है, उस वनस्पति को सपोर्ट करता है? और वो है मिट्टी। ये मिट्टी है जिसके माध्यम की वजह से, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में हर तरह के पेड़, हर तरह के वनस्पति बनती है, और जिसकी वजह से ये ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा हमें मिलती है। ये मिट्टी अलग अलग तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो जो माँ के, हम कहते हैं कि माँ के कोख से बच्चा पैदा होता है, वैसे किसके कोख से ये वनस्पति निकलते हैं? तो वह है मिट्टी। लेकिन ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पैदा करते हैं, वो जिंदगी भर उसको संभाल के रखती है, वो है मिट्टी। जो जैसे बच्चों को जो भी लगता है वो देती है माँ, वैसे ये मिट्टी इस पेड़ को दुनिया भर, हमें जिंदगी भर जो भी चीजें लगती है वो देती है। उस उस पौधों के लिए, वनस्पति के लिए जो अलग अलग चीजें लगती है, जो अलग अलग प्रक्रिया लगती है, उनके लिए जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसका भी ख्याल रखती है। उन पौधों को लिए, वनस्पति के लिए जो पानी लगता है वो देती है मिट्टी। दोस्तों, हमें जैसे खाना लगता है, हम जैसे
जो लोग हैं, जो ह्यूमंस है, हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें लगती है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स। उसी तरह इन पेड़ों को, इन फसलों को, इन पौधों को भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें लगती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। और आप जो जो खेती करते हो और एनपीके डालते हो, वो वही खाना है जो उनको लगता है। लेकिन इसी के साथ हमें एक कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं, हमें कुछ विटामिन लगते हैं, कुछ मिनरल्स लगते हैं। हमें लगता है ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हम कहते हैं कि विटामिन ए जरूरी है हमारे आंखों के लिए, और विटामिन ए मिलता है ऐसी ऐसी चीजों से, और विटामिन ए की वजह से ये काम होता है, बी की वजह से ये काम होता है, विटामिन बी 12 से ये सब चीजें बनती है। इसके अलावा हमें कुछ मूलद्रव्य लगते हैं, जैसे आयन, आयन से हमारा खून बनता है। वैसे सेम चीजें होती है हमारे इस पेड़ों में, पौधों में। पौधों में भी अलग अलग चीजें लगती है। पौधों में भी आयरन लगता है, कॉपर लगता है, मैग्नीज लगता है, कैल्शियम लगते हैं, और ये अलग अलग चीजों के लिए लगते हैं। कोई पत्तों का काम करता है, कोई फूलों का काम करता है, कोई फल का काम करता है, तो ये हमारे पौधों को भी लगता है। और जिस तरह हमें अगर विटामिन ए नहीं मिला तो हमें रात को का दिखना बंद होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कैसे कहते हैं, वैसे सेम पौधों के साथ भी होता है। पौधों में अगर कुछ चीजें ना मिली तो उनकी कई सारी चीजें, ग्रोथ बंद हो सकती है। और ये सभी जो माइक्रो माइक्रो यानी छोटे से छोटे न्यूट्रिएंट जो छोटी सी इसमें लगते हैं, और मैक्रो यानी जो बड़े क्वांटिटी में लगते हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट जो देने का काम पौधों को अगर कोई करता है तो वह है सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव जो इस मिट्टी में होते हैं, ये सूक्ष्म जीव हर मृत वनस्पति, हर मृत प्राणी के उसका विघटन करके उसमें जो मूलद्रव्य है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो चीजें जो पौधों को लगती है, उसको निकाल के फिर से उनको देती है। तो ये सूक्ष्म जीव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में होते हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी वजह से अपने पेड़, अपने पौधे, अपनी फसलें बहुत अच्छी तरह बढ़ सकती है। दोस्तों, इनफैक्ट हमारी दुनिया जो सस्टेनेबिलिटी पर इतने साल से चलती आ रही है, हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे कहते हैं? हम किसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी? हम उसको कहते हैं कि दुनिया 350 करोड़ साल से इस तरह से चलती आ रही है कि जो भी चीजें हमें लगती है, अभी मैंने पौधों का आपको एग्जांपल दिया, लेकिन हर चीज, मनुष्य को भी जो लगता है, हर जीव को जो लगता है, उसको वो हर चीज हमें बार बार मिलती रहती है। हम उसको इस्तेमाल करते फिर से मिलते हैं, इस्तेमाल करते फिर से मिलते हैं। ये सब काम कौन करता है? ये सूक्ष्मजीव करते हैं। दुनिया को सस्टेनेबिलिटी के राह पर चलाने का काम एक्चुअली करोड़ों साल से सूक्ष्मजीव करते आ रहे हैं। ये सूक्ष्मजीव हमारे हर जगह पे है। मिट्टी में है, ऑफकोर्स है, जो पूरी दुनिया को उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी है। सस्टेनेबिलिटी का काम भी हमारे सूक्ष्मजीव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका है। और ये जो फर्टिलाइजर, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देखो कुदरत की अपनी एक व्यवस्था है जो करोड़ों साल से चलती आ रही है। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम कुछ दिनों से ये केमिकल्स, ये कृत्रिम, जो किसी को नहीं चाहिए, ये प्रकृति को नहीं चाहिए, ऐसे निकाल के हम उसमें डाल रहे हैं। और जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस मिट्टी के लिए, ये पूरी जो व्यवस्था कुदरत ने करोड़ों साल से बनाई रखी है, इस पूरे व्यवस्था को अभी खत्म करने का काम ये केमिकल फर्टिलाइजर कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, ये एनपीके है, ये नाइट्रोजन बहुत जल्दी घुल जाता है इस पानी में। इतने जल्दी, इतने आराम से घुल जाता है ना कि वो घुलने के बाद जमीन के बहुत अंदर अंदर तक चला जाता है, और पानी के साथ घुलने के बाद वो जहां जहां पानी चला जाता है वहां जाता है। और आप सोचिए, अभी इतने सालों से जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले 20, 30, 40 सालों में क्या हुआ होगा? आज हर जगह आप देखोगे तो इस जमीन के नीचे ये सब कुछ फैला हुआ है। कोई किसी भी बावड़ी का, किसी भी कुएं का, या किसी भी कूप नलिका का अगर पानी आप लोगे, उसमें अभी ये दूध चूस के भरे हैं। आपको ये सभी केमिकल्स हर जगह नजर आएंगे। इतना ज्यादा उपयोग हमने अभी केमिकल फार्मिंग का किया है, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का किया है। और इसी का परिणाम क्या हो रहा है? तो इसी का परिणाम सबसे बड़ा हो रहा है, वो है कैंसर। कैंसर क्यों होता है? तो कैंसर उस चीज से होता है जो चीज शरीर को नहीं चाहिए। आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो और यहां रखते हो, वो नहीं चाहिए होता है शरीर को, और शरीर फिर उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करती है, और उस कोशिश में उसकी अनियंत्रित ग्रोथ होती है उस पेशी की, और इसको ही कैंसर कहते हैं। अभी जो नहीं चाहिए चीज
ये जो केमिकल जो चीजें, जो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फार्मिंग की वजह से सब जगह जा रही है। तो किसी को फिर कोलन का कैंसर हो रहा है, किसी को जहां जहां ये पानी जा रहा है उसका कैंसर आज हो रहा है। कई सारे ऐसे कैंसर के मरीज है जिनको जिनको कोई बुरी आदत नहीं, फिर भी उनको कैंसर है। बच्चे बहुत यंग 20s में, लड़के लड़के, उनको कैंसर हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण है आज की तारीख में केमिकल फार्मिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, हाइपरटेंशन, थायराइड, बच्चों को बर्थ अफेक्ट्स, आई मीन जो जन्म के साथ ही, आई मीन बीमारी के साथ वो बच्चे पैदा हो रहे हैं इसके वजह से। और इतना ही नहीं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, हम हमेशा कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है फॉसिल फ्यूल की वजह से, ईंधन को हम जलाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर का कैसे? तो इस केमिकल फार्मिंग की वजह से। एक केमिकल फार्मिंग में जो हम इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ये केमिकल्स का उपयोग करते हैं, इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये बहुत पोटेंट, यानी ये वही ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रहा है। जैसे बाकी के वायु है वैसे ये काम कर रहा है। अभी आप एक फिगर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जहां पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन से 28%, इलेक्ट्रिक पावर से 25%, इंडस्ट्री 23%, घरेलू जो कारण है वो 13%, इतने ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण हो रहा है। और इससे ये दुनिया गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लेकिन एग्रीकल्चर 10% है। और एग्रीकल्चर यानी क्या? ये केमिकल फार्मिंग। ये जो आप यूरिया वगैरह सब डालते हैं वही उससे नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है और वो जा रहा है और इस गर्मी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत में सबसे ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो भारत में ये प्रमाण 17 से 18% है। और दोस्तों यही कारण है कि आज भारत में एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन अगर किसी देश में तो भारत में है। पूरी दुनिया में एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा मौतें, लोग मरते हैं, डेथ हो रही है, तो वो भारत में है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ इस केमिकल फार्मिंग का है। अभी इस एयर पोल्यूशन में देखोगे तो क्या होता है, तो पार्टिकुलेट मैटर आते हैं, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म कण, PM10 माइक्रोन, 2 माइक्रोन। वो कहां से आते हैं? वो धूल से आते हैं, कोयले से आते हैं, सल्फर आता है, सब फॉसिल फ्यूल से। नाइट्रोजन का जो कुछ आता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कुछ आता है इस पोल्यूशन में, वो नाइट्रोजन, ये नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फार्मिंग से, केमिकल फार्मिंग से। इनफैक्ट इसकी नाइट्रोजन की वजह से एक स्पेशल बीमारी होती है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जिन्हें कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी पूरा नीला पड़ जाता है बच्चा, वो सांस लेने नहीं ले पाता, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसकी वजह से वो ब्लू होता है। इतना ही नहीं, अगर ज्यादा हम केमिकल फार्मिंग का उपयोग करें तो सभी हमारे जो जो पौधे हैं, जो फसल है, वो जल जाती है, जिसे फर्टिलाइजर बन कर कहते हैं। जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा वो जल जाते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान, अगर एक केमिकल फर्टिलाइजर, ये केमिकल्स कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे जो मिट्टी है उसमें से जान निकाल रहे हैं। दोस्तों हमारी जो मिट्टी है ये इसमें लाइफ है, इसमें जिंदगी है। और ये लाइफ है, जिंदगी किसकी वजह से है? तो ये सूक्ष्म जीवों की वजह से, जो जो इस सबको चलाते हैं। और ये केमिकल फर्टिलाइजर उसको ही खत्म कर रहा है। ये केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड अगर आप देखोगे तो हर तरह की जीव को मार डालते हैं। ये इतने विषारी है, आत्महत्या करने के लिए इसका उपयोग होता है। आप इसको एक चम्मच लेंगे तो मर जाएंगे आप। इस तरह के पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए उसके साथ हमारे उस सूक्ष्म जीवों का क्या होता होगा। इनफैक्ट ये सभी पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारी भी जान को, आई मीन मिट्टी को मार रहे हैं, मिट्टी की जो जिंदगी है उसको खत्म कर रहे हैं एक्चुअल सेंस में। और जब ये मिट्टी, इसमें कुछ जान ही नहीं होती, यानी उसमें कुछ लाइफ ही नहीं होती, तब वो ऐसी हो जाती। मिट्टी यानी क्या? अदरवाइज आप बोलेंगे कि कोई पत्थर है उसको छोटा बारीक बारीक कर तो मिट्टी बन जाती, नहीं। मिट्टी सिर्फ इतनी नहीं है, मिट्टी में जान होती है ना। लेकिन जब ये जान चली जाती है आपके हमारे केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, तो बस ऐसी बन जाती है, एकदम रुखी, हार्ड बन जाती है, इरोजन बन जाती है। और फिर इस मिट्टी में कुछ नहीं होता पौधों को देने के लिए। और इसीलिए इनसे जो फसल निकलती है, पौधे निकलते हैं, फल निकलते हैं, उसमें कुछ जान नहीं होती। अभी ये जो फल वगैरह आज हम लोग मार्केट से लेते हैं, आप देखोगे ना, इसमें कुछ भी, आई मीन इसमें जो फर्टिलिटी, जो मिनरल्स होने चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे आंखों के सामने पिछले 20-30 साल में ये चेंज हम देख सकते हैं। बड़े लोग तो है ही, वो तो बता सकते हैं कि पहले कैसे फल आते थे, आज कैसे फल आ रहे हैं। इनमें जरा भी मिनरल, विटामिन कुछ नहीं होता। अभी क्या होता है कि कुदरत का अपना एक तरीका है।
इन पौधों को, पेड़ों को बढ़ाने का। कुदरत जब ख्याल रखती है ना तो उनका सर्वांगीण विकास करती है। कुदरत जब पेड़ों को बड़ा करती है अपने तरीके से, तो देखते हैं कि पेड़ों में इम्यूनिटी, पेड़ों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति, ये सब आए, और वैसा ख्याल रखती है कुदरत। लेकिन हम ये जो केमिकल्स का इस्तेमाल करके फास्ट ग्रो हो, या बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, वो फलों को निकालते हैं और ऊपर से वो सब केमिकल्स और मार के उसको आर्टिफिशियली हम लोग पकाते हैं। इतना केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, और वो वैसे ही होता है जैसे अभी इन नए पीढ़ी के बिल्डर्स के साथ हो रहा है। आजकल ये शहरों में, मेट्रो में, ये जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये जो यंग बच्चे होते हैं, उनको बहुत जल्दी बॉडी बनानी होती है। बॉडी कैसे बनेगी? हर दिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे, संतुलित आहार लोगे, तो आपकी बॉडी बनेगी, अच्छी बनेगी। और कुदरत ने सब कुछ दिया है अंदर, कोई जरूरत नहीं कुछ लेने की। बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन लेते हो, बाहर से बहुत गलत केमिकल्स लेते हो, और बॉडी कैसी बनती है? तो आपको देखेगा कि एकदम मसल्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं वैसे ही, लेकिन बिल्कुल प्रतिकारक शक्ति नहीं होती आप में, बिल्कुल इम्यूनिटी कुछ भी नहीं होती। इस कोरोना के टाइम पे आप देखोगे तो मैक्सिमम कोरोना तो किसके लिए था? कोरोना किसको प्रभावित करता था? वो उनको जिनके पास रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं थी। कितने बॉडी बिल्डर्स लोग मरे, बॉडी बिल्डर्स जिनको देख के आपको लगेगा मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मॉडल्स लोग गए। अभी 1 साल पहले सौरभ शुक्ला, और कितने सारे, हर दिन अगर आप देखोगे कोई ना कोई सेलिब्रिटी इसकी वजह से मरता है। ऐसा सेम हाल अभी हो रहा है। अब ये क्यों होता है? तो हम ये गलत चीजों से कर रहे हैं। सेम ऐसा काम होता है हमारे किसानों के साथ, हमारे फसल के साथ। दोस्तों मुझे बताइए कि एक हमारे किसान मेहनत करके, कर्जा निकाल के, बारिश कम है ज्यादा जो कुछ है, वो फसल तैयार करते हैं, और फसल में इतनी सारी बीमारियां कहां से आती है? आ ही नहीं सकती बीमारियां। मैं आपको बोलता हूं कि प्रकृति की संतुलन इतना ग्रेट, इतना जबरदस्त है। अगर आप किसी जंगल में चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ, आपको एक मच्छर नहीं काटेगा कि कितना भी पानी रहने दो, कुछ भी रहने दो, क्योंकि कुदरत ने बनाई ही ऐसी व्यवस्था है। कोई भी अगर पानी वहां रहे तो वहां इतनी सारी मछली, छोटी छोटी मछलियां होती है ना, वो उसको खाती है। एक मच्छर नहीं काटेगा आपको, अगर कहीं मनुष्य ने अगर कोई कोई काम नहीं, गलत काम नहीं किया होगा। जहां मनुष्य नहीं गया और मनुष्य ने कुछ किया नहीं, तो प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था है कि कोई गलत चीज नहीं होगी आपके साथ। और आज ऐसा हुआ है कि इतनी सारी बीमारियां इस पौधों पे, इस फसलों पे आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। पूरे देश पे, पूरे राज्य में ये संकट तैयार करती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टिड्डी टोल जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी कुछ ऐसी वीडियोज है, डर जाएंगे आप। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मीन इतने सारे देशों में इतनी ज्यादा आ रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है केमिकल फार्मिंग की वजह से। ये केमिकल फार्मिंग यानी हमारी तो कैंसर में से रही, लेकिन पूरी जो जीव है, जो पौधे के ऊपर जिंदा होते हैं, उनकी दुनिया चलती है, उनके लिए, पूरे पर्यावरण के लिए, सबके लिए खतरा है। सबके सब जो अलग अलग तरह के बॉडी, अलग अलग वाटर सोर्सेस है, जो तालाब है, नदियां है, वहां जो जीव है, अंदर के मछलियां और बाकी के, उनके लिए खतरनाक है। अब मुझे बताइए, गांव में कोई तो ऐसा तालाब होता है, कोई नदी होती है, और इस तरह से उस नदी में, उस तालाब में ऐसे सभी मछलियां मर जाती है। अभी ना उसके आजू बाजू कोई इंडस्ट्री होती है जो कुछ डालती, उसका कुछ पोल्यूशन वहां जहां होता, कुछ नहीं होता, ना कोई इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं होता, फिर भी ऐसा होता है। क्यों हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ हो रहा है केमिकल फार्मिंग की वजह से। ये सभी जो वाटर बॉडीज ना, इसको हम खत्म कर रहे हैं इस केमिकल फार्मिंग की वजह से। और इस केमिकल फार्मिंग की वजह से, केमिकल की वजह से ऑलमोस्ट हर जीव प्रभावित हो रहा है। हर वनस्पति, हर जीव, हर एनिमल्स, उनको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे हजार्ड्स हो रहे हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे आप पढ़ोगे इसके बारे में कि क्या कर रहे हैं हम लोग आज मिट्टी के साथ, क्या क्या फर्क पड़ता है इस केमिकल फार्मिंग से, तो आप पूरी जिंदगी अपनी न्यौछावर कर दे, पूरी जिंदगी समर्पित करेंगे इस एक कॉज के लिए, जैसे हजारों लाखों लोगों ने की है। और इस कई सारे लोगों में से एक है ये हमारे श्री श्री सदगुरु जी। इन्होंने कई सालों से ये सेव सॉइल यानी मिट्टी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, दुनिया में चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो दुनिया की उत्पत्ति जिससे हुई है, वो हमारी माँ, वो हमारी मिट्टी अभी मर रही है, खत्म हो रही है, और उसको बचाना हमारा काम है। और इसलिए वो मोटरसाइकिल पे अकेले 27 देशों में उन्होंने वो यात्रा की, यही संदेश लेके कि मिट्टी को बचाइए। वो यूनाइटेड नेशंस में भी गए,
यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच पे पूरे दुनिया को आह्वान किया, देशों को आह्वान किया कि चलो मिलके इस मिट्टी को बचाते हैं। ऐसी परिस्थिति आज है। और सिर्फ यही नहीं, एक भारत में अगर आप देखोगे तो उनके कई सारे लाखों फॉलोअर्स हैं जो मिलके, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस सेव सॉइल मूवमेंट में शामिल है। लेकिन इतना ही नहीं, देश भी इसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा कि मिट्टी कितनी जरूरी है और कितना गलत हम कर रहे हैं इस मिट्टी के साथ केमिकल फार्मिंग से, तो श्रीलंका जैसे देश ने एक अपना एक फैसला लिया। श्रीलंका भी ऐसा देश है कि जो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल है, कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है, कॉफी, चाय, और उसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जब ये हो रहा है, इतना केमिकल फार्मिंग की वजह से मिट्टी बर्बाद हो रही है, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग बंद करेंगे और 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। लेकिन उन्होंने गलती क्या की है कि ओवरनाइट डिसीजन लिया, बस कल से ये बंद। अभी कैसे ये ओवरनाइट डिसीजन ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि कैसी करोड़ों जो लोग हैं जो जो खेती करते हैं, खेती के ऊपर उनकी अर्थव्यवस्था है, अगर आप कल से बंद करेंगे और वो आप फर्टिलाइजर ही नहीं होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं है, तो कैसे वो आगे जाएगा। तो ये उनकी गलती थी, और जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि पिछले साल श्रीलंका की पूरी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में आई थी। उसका सिर्फ एक ही कारण है, केमिकल फार्मिंग बंद करके उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जीत ओवरनाइट किया। अभी हम सब देख सकते कि ये फेल्यूर था, इकोनॉमिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये सब सही है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि क्यों उन्होंने डिसीजन लिया। क्या एकदम से अचानक से एकदम बंद करो, ऐसा बोलने की नौबत आई, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतना बड़ा है। जब आप समझेंगे मिट्टी के बारे में, बिल्कुल छुएंगे नहीं आप केमिकल्स को। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, हजारों एग्जांपल आपके आजू बाजू है जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। ऐसे हजारों ये हजारों एग्जांपल आपको गूगल में देखेंगे, आप पेपर में पढ़ोगे, हर जगह है। अभी देखिए आपके सामने ये जो कपल है, ये अमेरिका के सबसे जो प्रेस्टिजियस प्लेस है सिलिकॉन वैली, सबसे ज्यादा इनकम जहां मिलता है उनको, यानी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए सपना होता है, ड्रीम, कि मैं कभी ना वो सिलिकॉन वैली में जाऊं और मुझे इतना पैसा मिले। वो दोनों ने, एक कपल, मैरिड कपल ने, उन्हें छोड़ के वो अपने गांव में गुजरात में गए, वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये दोनों, ये भी मैरिड कपल है, आईआईटी कपल, आईआईटी समझते हैं कितनी मेहनत करते बच्चे आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए। ये दोनों आईआईटीएन, इन्होंने पूरी अपनी बहुत करोड़ जो सैलरी थी वो पूरा खत्म करके, बंद करके, वो गांव में चले गए मध्य प्रदेश में, और वहां वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके अलावा ये साउथ इंडियन कपल जो पूरी तरह से जॉब को छोड़ के 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना योगदान दे रहे, काम कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अभी कुछ नहीं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऐसे नहीं। मैं आपको आपके सामने ये एग्जांपल दे रहा हूं कि वो अपने बेस्ट ऐसे पोजीशंस पे थे, ऐसे पोजीशन जिसको देख के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका सपना होता है, वो सब छोड़ के, वो पूरी दुनिया छोड़ के अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कितनी अहमियत, कितनी जरूरत है इस केमिकल फार्मिंग को रोकने की, इस कैंसर को रोकने की। और ऐसे कुछ लोग जो नहीं नौकरी छोड़ पाते, नहीं, मजबूरी है, तो वो काम के साथ भी ये कर रहे हैं। अभी ये सीनियर बैंकर है, ये भोपाल में एक बड़े बैंक में बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, 5 दिन वहां काम करते, बचे हुए 2 दिन वो गांव में जाते हैं मध्य प्रदेश में, और वो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये दोस्तों, ये चीज है कि जिसके वजह से जिनको जब जब आपको समझ में आती है ये चीज, तब आप कुछ नहीं कर सकते, पूरे समर्पण कर सकते, ऐसी चीज है मिट्टी और ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन आज की तारीख में ना, हमारे जो कॉमन लोग हैं, जो हमारे आम जनता है, उनके दिमाग में क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी लग्जरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अपने गरीबों का काम नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी अमीर लोगों का काम, हम कर ही नहीं सकते। ऐसे 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 दिमाग, ऐसे विचार, ऐसी एक सोच बन चुकी है। क्योंकि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, अगर खेती भी करनी है, अगर हमें लगता भी है कॉमन लोगों को, आम किसानों को, कि चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो ये बहुत महंगा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर महंगा है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स महंगा है, और इतनी महंगी सब चीजें लेके हम लोग खेती करेंगे, तो पहले से ही जो सस्ता लेके ही हमारी खेती नहीं हो रही है, तो इससे कैसे होगी? हम कर ही नहीं सकते। ये लोग ठोके, इनके पास पैसे होते हैं, ये कमा के इनके पास पैसे होते हैं, तो 2-4 साल इनको कुछ पैसे भी नहीं मिले तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको पड़ेगा, इसलिए कॉमन लोग करते नहीं।
दूसरा, अगर इसको सेल भी करना है, इसको बेचना भी है, तो आज की तारीख में ऑर्गेनिक चीजें कैसे बेची जाती है? तो ऐसे हाईफाई शोरूम्स में, हाईफाई मॉल्स में कॉर्पोरेट बेचते हैं उसको, और वो चीज 2 से 3 गुना ऐसी रहती है। अभी किसान कहेगा कि मैं अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं भी, तो नॉर्मली मुझे बेचने के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, तो मैं ये ऑर्गेनिक इतना महंगा तैयार करके बेचू कहाँ मुझे ऐसे इतने पैसे मिलेंगे? और जनता के हिसाब से अगर आप देखोगे, जनता को अगर लगा भी कि चलो ऑर्गेनिक खरीदते हैं, ऑर्गेनिक का उपयोग करते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनिक करने के लिए पैसे, यानी नॉर्मल जो पैसे होते हैं उसके 2 गुना 3 गुना अगर इसका दाम रहेगा, तो कैसे करेंगे? तो सिर्फ अमीर लोगों का काम है, अमीर लोग ही इसको जाके कर सकते हैं। ऐसी अभी आज का अब स्टेटस है, आज की ये परिस्थिति है। लोगों को अगर पता भी है, लोगों को समझता भी है, और लोग करना भी अगर चाहते हैं, तो भी ऐसी सब परिस्थिति है कि जिसकी वजह से नहीं इतने लेवल पे हो रहा है। और ऐसी ही परिस्थिति में अगर अभी किसी का रोल है, अभी इसमें जो बदलाव कोई लाएगा तो वो है एमसीएल। एमसीएल इन चीजों को बदलेगा। एमसीएल कोई भी बिजनेस जब करता है ना, तो एमसीएल का पूरा केंद्र बिंदु है हमारे लोग, हमारे आम लोग, किसान। हर बिजनेस में हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें। हम देखते हैं कि अगर हमें 100% केमिकल फार्मिंग को बंद करना है, तो हमें लोगों को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खाना खिलाना होगा। पहले उनको ऑर्गेनिक चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, और ये लोग फिर अल्टीमेटली केमिकल फार्मिंग को बंद करेंगे। हमारा हर जो बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस हम करें, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए होता है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए होगा, लोग उसको करेंगे, और हमेशा ये बिजनेसेस लोगों के ही मालकी के होंगे। और इसलिए अभी जो सवाल, अभी जो सोल्यूशन है कि किस तरह से फिर इस मिट्टी को बचाएं, प्रैक्टिकल वे क्या है? अभी सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमने देखा कि एक देश ने कोशिश की, एक बड़े जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर है, गुरु है, वो कर रहे हैं। लोग अपने करोड़ों की सैलरी छोड़ के वो काम कर रहे हैं। हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, थोड़ा 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 कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस अच्छी चीज के लिए। लेकिन सही तरीका क्या है? सस्टेनेबल तरीका क्या है? कौन सा वो तरीका है कि जिसके वजह से हमेशा के लिए ये केमिकल फार्मिंग बंद हो, ये विध्वंस बंद हो? उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो हमेशा के लिए इस केमिकल फार्मिंग को बंद कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, और वो है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस ही करना पड़ेगा, मैक्सिमम बिजनेस करना पड़ेगा। ये बिजनेस ही है जो अल्टीमेटली इन चीजों को रोकेगा। ये बिजनेस ही जो है जो कस्टमर, उपभोक्ताओं को अपने हिसाब से अपने हिसाब से इस केमिकल फार्मिंग को रोकेगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम बिजनेस करेंगे, उतना ज्यादा लोगों की डिमांड, कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, और कस्टमर डिसाइड करेगा कि क्या चलेगा। इसीलिए ये जो एम कैफे की शुरुआत हम कर रहे हैं, एम कैफे की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो। हम कोशिश करेंगे कि एम कैफे में लोग कम से कम, यानी कम से कम पैसों में हम लोगों को दें, ताकि आम जनता, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, अपने माता पिता, बीवी, बच्चों के साथ आए और खाए, एक अच्छे खाने का आनंद ले, नेचुरल खाने का, और यही उनकी आदत बने, यही उनको समझे कि ये कितना जरूरी है। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से मैक्सिमम बिजनेस करें। मैंने हमेशा कहा है कि इन सभी जो चीजें, जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसका सभी एक ही सॉल्यूशन है, बिजनेस। और इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी अगर बात करें ना, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एम कैफे खोल के उसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम लोगों की आदत बदलनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि जिस पैसे में आप केमिकल्स का, वो पॉइजनस का खाना ले रहे हैं, उतने ही पैसे में, चाहे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, जब करने के बाद पता चलेगा, बहुत कम से कम हम करने की कोशिश करेंगे कि उसी भी पैसे में आप ये स्वादिष्ट ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं। और एक बार ये लोगों की आदत हमने बदली, फिर वो बंद हो जाएगा। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों। अगर आप, लेकिन हम एक ऐसे आईएम कैफे खोले, हमको पता है कि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, और एक बैठे रहे और हम ऐसे मार्केटिंग करें कि चलो ये ऑर्गेनिक कैफे है, ऑर्गेनिक कैफे है, आप आइए खाइए, लोग नहीं आएंगे। क्योंकि लोगों के सोच में है वो कि ऑर्गेनिक यानी महंगा, ऑर्गेनिक यानी अमीर लोगों का काम, और सब कुछ कैसे प्रमोशन करेंगे आप बताइए मुझे? कैसे लोगों को? ये तरीका ही नहीं है इस बिजनेस को करने का। तरीका सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? लोगों को असलियत बताइए,
लोगों को समझाइए कि कैसे ये मिट्टी सबकी माँ है, कैसे ही मिट्टी के कोख से हर जीव की उत्पत्ति होती है और किस तरह से हम इस केमिकल फार्मिंग की वजह से हमारी इस माँ को, मिट्टी को पूरी तरह से कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इसको। और जब आप इसको इनको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे और उसके साथ जब आप ऐसे सॉल्यूशन उनके सामने रखेंगे, तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की मार्केटिंग करने की जरूरत, कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। एक बार लोगों को पता चले कि ये मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, ये मेरी माँ बाप के लिए, सबके लिए है, आजू बाजू के जो पानी के स्रोत है, मेरे तालाब, सबके लिए ही है। ये जब लोगों को सामने रखेंगे तब आप बिजनेस यानी इतना बिजनेस करेंगे, ये सब चीजें बिजनेस में कन्वर्ट होंगी।